वंदे मातरम बच्चों। आज दोलन गति से संबंधित तीसरी क्लास है ये। पहले भी 2 क्लासेस आप ले चुके हैं और आज का टॉपिक है, मुख्य रूप से आपको फोकस करना है किस पर? सिंपल हार्मोनिक मोशन। हिंदी में सिंपल मीन्स आप जानते हैं सरल, हार्मोनिक मीन्स आवर्त। यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में अंतर है। वैसे पीरियोडिक मीन्स भी आवर्त होता है, यहाँ हार्मोनिक मोशन है ना, सरल आवर्त गति। ठीक है, तो इसको हिंदी में सरल आवर्त गति कहेंगे और इंग्लिश में सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये जो शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेटेड कर दिया गया है, तो सिंपल एस फॉर सिंपल, हार्मोनिक का एच लिया गया है और मोशन का एम ले लिया गया है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसे SHM कहते हैं, सरल आवर्त गति। और सरल आवर्त गति चूंकि ये इससे पूर्व में आप आवर्त गति पढ़ चुके हैं, पीरियोडिक मोशन जिसको कहा था। पीरियोडिक मोशन के 2 पार्ट हैं जिनसे आप परिचित हैं, वृत्तीय गति और दोलन गति। वृत्तीय गति में वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है और लगातार अपनी पथ को समय के साथ दोहराती है। और दूसरा आपने पढ़ा था दोलन गति, जिसमें वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है, इधर उधर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इस तरह से आप कह सकते हैं माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है। दोलन गति के 2 एग्जाम्पल्स जिनसे आप बहुत फैमिलियर हैं, सरल लोलक की गति, जो सावन पे झूला पड़ता है पेड़ों पर, वो सरल लोलक की तरह है। और सरल लोलक के साथ आपने ग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट भी किया है। तो सरल लोलक की गति एग्जाम्पल है दोलन गति का। और क्षैतिज स्प्रिंग की गति भी आपने पिछली कक्षाओं में, यानी कि पिछले क्लासेस में आपने पढ़ी थी, क्षैतिज स्प्रिंग की गति। ये क्षैतिज स्प्रिंग का फिगर बना हुआ है, यहाँ पर M ब्लॉक अटैच्ड है और ये इस फिगर में, इस चित्र में, ये अपनी माध्य स्थिति पर है, यानी कि संतुलन की स्थिति में है। संतुलन की स्थिति एक बार फिर से समझ लीजिए, ऐसी स्थिति जब कोई भी वस्तु रेस्ट पोजीशन में है, जब वो रेस्ट पोजीशन में रहती है तभी वो संतुलन की स्थिति में रहती है। तो यहाँ पर M ब्लॉक है, ये संतुलन की स्थिति में। और जिस सतह पर ये आगे पीछे दोलन करेगा, ऑसिलेट होगा, वो सतह घर्षण रहित है, फ्रिक्शनलेस सतह है। यहाँ पर हम लोग मान कर चल रहे हैं कि ये जो सतह है जिस पर ये आगे पीछे गति कर रहा है ब्लॉक M या मास M, वो फ्रिक्शनलेस है, घर्षण रहित है और इसको घर्षण इसका रोक नहीं रहा है। ठीक है, मोशन का चूंकि घर्षण रहित है, इसलिए गति का विरोध करने वाला कोई तत्व मौजूद नहीं है, ऐसा हम मान लेते हैं। यद्यपि ऐसा यथार्थ में, यानी कि एक्चुअली इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये जो M ब्लॉक है, ये अभी यहाँ पर संतुलन की स्थिति में है और अगर आप आउटर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ये अपनी माध्य स्थिति से x मीटर विस्थापित हुआ है और विस्थापित करके इसको ज्यों ही छोड़ दिया जाएगा, वैसे ही अपनी माध्य स्थिति के इस तरह से दाएं बाएं गति करेगा। ठीक है, तो सरल आवर्त गति समझने के लिए देखिए, दोलन सिंपल पेंडुलम भी करता है। सिंपल पेंडुलम का जो चित्र है वो पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा था। ये भी ये दोलन गति का उदाहरण है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो विस्थापन है, ये जो दोलन है, ये आप देख रहे हैं एक आर्क टाइप का है। ठीक है, कर्व्ड पाथ है, ये वृत्तीय पथ जैसा है। यहाँ A से लेकर और B तक जब लोलक जाता है तो ये एक छोटा वृत्तीय पथ, यानी कि कर्व्ड पाथ को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में शब्द जुड़ा हुआ है सिंपल, सरल आवर्त गति। ठीक है, तो जब आप सरल आवर्त गति में आएंगे तो यहाँ पाएंगे आप इस पेज पर, आप देखेंगे जो ब्लॉक M है, ये सरल रेखा में गति कर रहा है। मतलब ये मीन पोजीशन इसकी ये है, यहाँ पर
ये इस जगह इसकी मीन पोजीशन है, और इस मीन पोजीशन में अगर आप थोड़ा सा विस्थापित करके इसको छोड़ देते हैं, जैसे कि आपने लोलक को बॉब को, सिंपल पेंडुलम का जो बॉब था पीतल का, उसको आपने एक तरफ विस्थापित करके छोड़ दिया था, तो छोड़ने पर ये जो ब्लॉक एम है ये इस तरह से सरल रेखा में गति करेगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। मान लीजिए ब्लॉक की माध्य स्थिति है, तो माध्य स्थिति के इधर x विस्थापित हुआ, वापस आया, और फिर माध्य स्थिति के इधर यानी कि -x, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है तो इसको -x कहा गया है। तो ये अगर हम ब्लॉक m की माध्य स्थिति मान ले और इधर इस तरफ ले जाकर पॉइंट A पर ले जाकर इसको छोड़ दे स्प्रिंग को, तो ये इस तरह से सरल रेखा में गति कर रही है। तो दोलन गति का सिंपलेस्ट फॉर्म या सरलतम एक प्रकार है दोलन गति का, ये स्प्रिंग के ब्लॉक की गति, क्योंकि ये जो स्प्रिंग का ब्लॉक है ये सरल रेखा में इधर उधर अपनी माध्य स्थिति के गति करता है। तो अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर यदि सरल रेखा में गति हो रही है तो इसको आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। सरलतम रूप है ये SHM का या दोलन गति का। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा। तो सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु माध्य स्थिति के इधर उधर सरल रेखा में गति करती है तो उस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, आगे का जो आपका टॉपिक है, इससे पहले आप 3 टर्म्स पढ़ चुके थे। उन टर्म्स की मैं यहाँ पर पुनरावृत्ति लिख देती हूँ। एक टर्म आपने यहाँ पर पढ़ा था आवर्त का, एक टर्म आपने पढ़ा था आवर्तकाल, और दूसरा टर्म आपने पढ़ा था, पीछे इवेंट्स में हम लोग जाते हैं, ये 3 टर्म्स आप पहले ही पढ़ चुके हैं, टाइम पीरियड, आवृत्ति और आयाम। तो टाइम पीरियड मतलब एक दोलन पूर्ण करने में लगा समय, आवृत्ति 1 सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या, आयाम माध्य स्थिति की एक और अधिकतम विस्थापन। यहीं पर हम चौथा टर्म ले लेते हैं, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन आप पहले आप विस्थापन पढ़ चुके हैं, परंतु यहां पर विस्थापन को आपको ठीक से समझना है। विस्थापन शब्द को अभी तक जितना भी आप 11th में पढ़ते हुए आए हैं, आपने विस्थापन शब्द को समझा है कि एक जगह से दूसरी जगह पर कोई वस्तु चली जाती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी वस्तु यदि जा रही है तो वो विस्थापित हो रही है, और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच की न्यूनतम दूरी को गणितीय विस्थापन कह सकते हैं। लेकिन विस्थापन चूंकि एक सदिश राशि है तो उसमें दिशा भी सम्मिलित होती है, ये आप पहले पढ़ चुके। ठीक है, इस चैप्टर में विस्थापन के हम कुछ दूसरे अर्थ भी निकालेंगे। विस्थापन शब्द केवल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट तक सीमित नहीं है, क्योंकि विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो जब कोई वस्तु अपना स्थान परिवर्तन करती है तो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। यदि कोई वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन कर रही है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई है, उसने अपनी पोजीशन बदल दी है, जैसे कि क्लास में आप एक सीट से दूसरे सीट पर, आगे वाली सीट से पीछे वाली सीट पर बैठ गए जाके, तो चूंकि आपने अपनी पोजीशन बदल दी, अपने स्थान बदल दिया, तो कहेंगे कि जैसे किसी कोमल नाम है किसी बच्चे का, सोनम नाम है किसी बच्चे का, तूबा नाम है, तो कहा जाएगा कि तूबा ने अपनी पोजीशन बदल दी, पहले सीट से और आखिरी सीट पर यानी कि अंतिम सीट पर पहुंच गई, तो ये पोजीशन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन सरल लोलक में आप देखेंगे, फिर से हम लोग सरल लोलक वाले चित्र पर चलते हैं। सरल लोलक में आप देखेंगे यहाँ पर कि ये एक पॉइंट से बंधा हुआ है,
और ये जो डोरी है सरल लोलक की, सिंपल पेंडुलम की, ये अपनी माध्य स्थिति से एक एंगल फॉर्म कर रही है। आप देखिएगा यहाँ इसका एंगल बदल रहा है, यहाँ आप इसको थीटा एंगल भी कह सकते हैं। माध्य स्थिति से इसने अपना एंगल बदल दिया, तो आप इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे, जैसा कि आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में वृत्तीय गति में भी पढ़ चुके हैं और घूर्णन गति में भी पढ़ चुके हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोणीय विस्थापन, और कोणीय विस्थापन के बारे में आप कोणीय वेग भी पढ़ा है आपने, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा है थीटा अपॉन टी मेरे ख्याल से, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग इज इक्वल्स टू कोणीय विस्थापन बटे समय, ये आप पहले पढ़ चुके। तो ये डिस्प्लेसमेंट का यानी कि विस्थापन का एक दूसरा प्रकार है। हाई स्कूल में आपने पढ़ा था प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो ये जो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, ये एक निश्चित समय के पश्चात अपने मानों को दोहराते हैं। तो हम वहां पर जब कहते हैं, जब वोल्टेज अपने मान को एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराता है, तो हम कहते हैं वोल्टेज डिस्प्ले। तो वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट का अर्थ ये नहीं है कि वोल्टेज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट का अर्थ ये है कि वोल्टेज जो भी है, विभव है या वोल्टेज है, उसने अपने मान में परिवर्तन किया है, उसकी वैल्यूज में, उसके मानों में, उसके गणितीय मानों में परिवर्तन हुआ है, तो ये वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है। और प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो होता है यानी कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होता है, वो एक निश्चित समय के अंतराल के बाद अपने मान को दोहराता भी है, इसीलिए उसको प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। क्योंकि आवर्त का मतलब ही होता है, अर्थ ही होता है कि एक साइकिल के पश्चात कोई वस्तु अपने मान को, अपनी गति को दोहरा रही है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं और प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। हाई स्कूल में आपने ये दोनों नामों से आप परिचित हुए होंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज वो वोल्टेज और धारा है जो अपने मान में निश्चित समय अंतराल के बाद अपने मानों को रिपीट करती है, दोहराती है, जिनकी वैल्यूज बार बार दोहराती है स्वयं को एक निश्चित समय अंतराल। जब हमारी ध्वनि तरंगे वातावरण में चलती हैं, तो प्रेशर में यानी कि दाब में भी वेरिएशन होता है, दाब बदलता है, तब हम कहते हैं प्रेशर डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन शब्द केवल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन में, स्थान में परिवर्तन तक ही सीमित नहीं है। इस चैप्टर में जिस राशि के मान में एक निश्चित समय अंतराल के बाद परिवर्तन होता है, उस राशि के मान यदि बदल रहा है, तो उस राशि में डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो इस तरह से ये 4 है, और भी डिस्प्लेसमेंट होते हैं। आप आगे जो जो पढ़ते जाएंगे, सिलेबस आपका बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों आप विभिन्न प्रकार के विस्थापनों से परिचित होते जाएंगे। यहाँ पर आपने 4 प्रकार के विस्थापन को समझा है। पोजीशन डिस्प्लेसमेंट यानी कि स्थान में परिवर्तन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगल में परिवर्तन है, वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट यानी कि वोल्टेज के मानों में परिवर्तन है, प्रेशर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि प्रेशर के मान में परिवर्तन है। और ये सारी चीजें टाइम वेरिंग अगर हो रही है, यानी कि टाइम वेरिंग का मतलब है समय के साथ परिवर्तन, वेरी मतलब बदलना, तो समय के साथ यदि परिवर्तित हो रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि इसमें समय के साथ विस्थापन है। तो विस्थापन कैसा फलन हो गया, कैसा फंक्शन हो गया विस्थापन, अतः विस्थापन को समय का आवर्ती फलन कहते हैं, क्योंकि विस्थापन समय के साथ बदल रहा है, इसलिए ये विस्थापन समय का आवर्ती फलन है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज पीरियोडिक इन टाइम, समय के साथ साथ बदल रहा है। और इसको हम कोई भी फलन जो समय के साथ अपनी वैल्यूज को बदल रहा है तथा एक निश्चित समय अंतराल के बाद, निश्चित टाइम पीरियड के बाद वो अपनी वैल्यूज को दोहरा रहा है, उसको गणितीय जो सूत्र है, सरलतम गणितीय सूत्र वो ये है, ft इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। अब ये फोरियर साहब ने इसको ड्राइव किया था इस सूत्र को, तो अभी हम लोग इसके उस पर नहीं जाएंगे, इस पर विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन इस फॉर्मूले को समझेंगे अवश्य कि ये किस तरह से आवर्ती फलन है। तो ft इज इक्वल टू a cos थीटा, ये सरल आवर्त गति का समीकरण भी है, इसको सरल आवर्त गति का समीकरण कहते हैं। और इस समीकरण को हम
कैसे समझेंगे? इस cos ओमेगा टी के मान को रखेंगे और ये देखेंगे कि ये फलन अपने मान को बार बार दोहराता है समय के साथ दोहराता है। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और ये सरल आवर्त गति का समीकरण है, ध्यान रखिएगा। ठीक इसी तरह से दूसरा समीकरण है एफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ध्यान दीजिएगा, दोनों समीकरण में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का यूज किया गया, त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज किया गया है। वहां पर कॉस ओमेगा टी था, यहाँ पर सिर्फ एक ही चेंज हुआ है, साइन ओमेगा टी आ गया। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, समीकरण है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ओमेगा टी की जगह हमने थीटा रखा है, क्योंकि आपने ध्यान दीजिए इस बात पर कि आपने जब वृत्तीय गति पढ़ा था तो कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू कोणीय विस्थापन बटे समय पढ़ा था। कोणीय विस्थापन को थीटा से प्रदर्शित किया था और समय को टी से प्रदर्शित किया था। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी होगा और थीटा की जगह पर आप ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एफ टी इज इक्वल टू ए साइन थीटा लिखा हुआ है यहाँ पर, और बस थीटा के जगह पर क्या, स्थान पर क्या लिख दिया गया है, ओमेगा टी लिख दिया गया है। तो एफ टी इज इक्वल टू ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। टी को यहाँ दर्शाने के लिए, क्योंकि आवर्ती फलन में कहा गया है, या विस्थापन जो कि आवर्ती फलन है, तो समय के साथ आवर्ती फलन है, इसलिए यहाँ पर टी को प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर टी के साथ बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, आप अभी देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए थीटा न लिखकर यहाँ पर टी लिखा गया है, एफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब आ जाइए आवर्ती फलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे बच्चों को समझने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो यही नहीं समझ पाते कि पीरियोडिक फंक्शंस होते क्या है, आवर्ती फलन होते क्या है। जिनको पता है उनके लिए क्लास नहीं है, जिनको नहीं पता है एक्चुअली ये क्लास उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो ऐसे गणितीय फलन जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने मान को बार बार दोहराते हैं, आवर्ती फलन कहलाते हैं। ये जो फिगर है, इसको फिगर को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने सिर्फ वृत्तीय गति का उदाहरण लिया है, क्योंकि आपको पीरियोडिक फंक्शन पढ़ना है। अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए वृत्तीय गति पे आ जाते हैं। मान लीजिए कोई एक कण यहाँ पर है, यहाँ पर एक कण है, ठीक है, और वो गति करना प्रारंभ करता है वृत्तीय पथ पर, और ये पूरा एक चक्कर लगाते हुए, फुल इसी पाथ पे चक्कर लगाते हुए ये कण ये वापस यहाँ पर आ जाता है, पॉइंट ए से चलता है और यूं इसी वृत्तीय पथ पर पूरी एक साइकिल कंप्लीट करता हुआ ये वापस यहाँ तक आ जाता है। और ये पूरा जो एक चक्र पूरा करता है, ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स में करता है। तो इसका आवर्त काल हो गया 2 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आवर्त काल कितना हो गया, 2 सेकेंड, क्योंकि आवर्त काल की परिभाषा ही ये है कि एक दोलन पूर्ण करने में लगा समय या एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय। क्योंकि हम यहाँ अभी सिर्फ वृत्तीय गति को समझ रहे हैं, क्योंकि आगे अभी हमें ये चीज, क्योंकि हमें पीरियोडिक फंक्शंस को समझना है, ठीक है, सरल तरीके से समझना है, इसलिए यहाँ पर वृत्तीय गति ले लिए। तो ये पॉइंट, ये जो रेड कलर का पार्टिकल है, मान लीजिए ये गति प्रारंभ करता है, जब ये यहाँ पर पहुंचेगा, इस पॉइंट बी पर पहुंचेगा, तब तक इसका एंगल कितना हो चुका होगा, थीटा इज इक्वल टू 90। यहाँ पर ये एंगल ले रहे हैं, तो थीटा कितना कोण इसने कवर किया है, 90 डिग्री का कोण कवर किया है। और चूंकि पूरा चक्कर ये लगाता है 2 सेकेंड में, तो ये जो पूरा चक्कर, ये जो साइकिल है, सिर्फ ये इतनी साइकिल, ये 4 पार्ट्स हो गए सर्किल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में। तो ये जो साइकिल है, ये कितनी देर में पूरी करेगा, ये सिर्फ हाफ सेकेंड में पूरी कर लेगा, क्योंकि हाफ हाफ इस साइकिल में आएगा तो फिर से हाफ, और ये सब पूरा चक्र ये कंप्लीट कर लेगा
2 सेकेंड में। तो ये जो 1/4 साइकिल है ये कितनी देर में कंप्लीट करेगा, हाफ सेकेंड में, यानी कि आधे चक्र में। लेकिन ये साइकिल कितनी कंप्लीट कर रहा है, 1/4। तो अगर हम टी के टर्म्स में लिखते हैं, अगर हम 2 सेकेंड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि पूरे सर्किल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हम कहेंगे इसका टी, ये यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर बी तक जाने में जो समय खर्च हुआ है वो हाफ सेकेंड है। लेकिन अगर टी के टर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे यहाँ पे t/4। ठीक है, जब यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट सी पर पार्टिकल, तो ये टोटल कितना समय लेगा, 1 सेकेंड। तो ये, लेकिन अगर टी के टर्म्स में लिखेंगे तो लिखेंगे t/2। t/2 इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, क्योंकि t की वैल्यू कितनी है, 2 सेकेंड्स। तो t इज इक्वल्स टू टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम को स्मॉल t से प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन उसको किसके टर्म्स में कर रहे हैं, कैपिटल T, यानी कि आवर्तकाल के पदों में, और उसकी वैल्यू कितनी है, 1 सेकेंड। फिर C से ये यहां पर आया D पर, T की वैल्यू कितनी हो गई, 3t/4, यानी कि 1.5 सेकेंड। और फिर जब ये वापस A पर आ गया है, तो t इज इक्वल्स टू हो गया टोटल t, यानी कि इसने पूरे 2 सेकेंड का टाइम लिया। तो t की वैल्यू कितनी हो गई, 2 सेकेंड, यानी कि 1 साइकिल कंप्लीट की इसने 2 सेकेंड्स में। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। t इज इक्वल्स टू 0 है, 0 से इसने शुरू किया था, पूरा एक चक्र लगाने के बाद टोटल टाइम टेकन कितना हुआ, 2 सेकेंड्स। हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और एफ टी इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी को समझते हैं। t इज इक्वल्स टू 0 है, थीटा इज इक्वल्स टू भी 0 था। एंगल कितना, थीटा इज इक्वल्स टू 0, और अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं तो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 0 1 होता है, और एफ टी इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी है। तो एफ टी की वैल्यू कितनी आई, a। ध्यान दीजिएगा, पीछे वाले सर्किल में चलते हैं। t इज इक्वल्स टू 0 है, थीटा इज इक्वल्स टू भी 0 है, ठीक है। और cos थीटा यानी cos ओमेगा टी में यदि हम थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारी एफ टी की वैल्यू कितनी आती है, a, क्योंकि cos ओमेगा टी की वैल्यू कितनी, 1 आई है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टाइम t इज इक्वल्स टू t 0 पर, यानी कि स्टार्टिंग टाइम है ये, थीटा की वैल्यू 0 थी, cos थीटा की वैल्यू 1 थी, इसलिए एफ टी जो जिसकी वैल्यू है, जिसका फॉर्मूला है a cos ओमेगा टी, यहाँ फॉर्मूले में हम सबकी वैल्यू रखते जाएंगे, एफ टी की वैल्यू आई a। फिर ध्यान दीजिएगा थीटा इज इक्वल्स टू 90 है, टाइम पॉइंट ए से बी तक कितना खर्च हुआ था, t/4। यही दो चीजें चाहिए, टाइम t/4 है यानी कि हाफ सेकेंड, थीटा की वैल्यू 90 है, रेडियन में लिखेंगे तो π/2 है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 90 की वैल्यू आप यहाँ 0 रखेंगे, cos थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे क्योंकि cos 90 है, तो एफ टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। फिर से चलते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 180 है और t इज इक्वल्स टू t/2 सेकेंड है। थीटा इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू t/2 सेकेंड्स, थीटा इज इक्वल्स टू 180, रेडियन में लिखेंगे तो पाई, cos 180 की वैल्यू -1 यहां पर रखेंगे, एफ टी की वैल्यू आ गई -1। फिर से चलते हैं, पॉइंट सी कंप्लीट हो चुका है, पॉइंट डी पर थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 270 और टी की वैल्यू है 3t/4। थीटा की वैल्यू है 270, रेडियन में 3π/2, टी की वैल्यू है 3t/4, cos 270 की वैल्यू 0 आती है, एफ टी की वैल्यू भी 0 आ जाए। लास्ट में फिर से पॉइंट ए पर पहुंच जाते हैं, पूरी साइकिल कंप्लीट करते हुए, इज इक्वल्स टू हो जाएगा टी सेकेंड, क्योंकि 1 साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। वैल्यू कितनी रखेंगे आप, 2 सेकेंड्स, टी की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल टी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 360, क्योंकि 1 एंगल पूरा एक चक्र लगाने में एंगल कितना हो जाता है कंप्लीट, 360 डिग्री। टी पर टाइम टी कंप्लीट करने पर 2 सेकेंड जो था, साइकिल कंप्लीट हुई 360 डिग्री की, रेडियन में 2 पाई और cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है,
इसलिए ft इज इक्वल्स टू a आ गया। दूसरा चक्र जब पूरा करना प्रारंभ करेगी वस्तु तो फिर से वहीं से चालू हो जाएगी। एक चक्र कंप्लीट हो गया है, फिर से वो वस्तु पहुंचेगी आपकी पॉइंट बी पर, फिर से थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक चक्र 360 प्लस 90। ध्यान दीजिएगा 360 प्लस 90 450। अगर हम रेडियन में लिखते हैं तो 2 पाई यहां कंप्लीट हो चुका था, 2 पाई प्लस पाई बाई 2। फिर से वैल्यू आप कॉस थीटा की निकालेंगे, फिर शून्य आएगा, एफ टी शून्य आ जाएगा। फिर 2 पाई बाई प्लस पाई, क्योंकि यहां पर वैल्यू पाई है ना, फिर से 2 पाई प्लस पाई माइनस 1 आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। 2 पाई प्लस 3 बाई बाई 2 0, फिर से 0 आ गया। 2 पाई दूसरा चक्र कंप्लीट हुआ, ध्यान दीजिएगा 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई होगा, 4 पाई की वैल्यू आप निकालेंगे कॉस थीटा की, फिर से 1 और ए। ध्यान दीजिए वैल्यूज पर, एफ टी यानी कि जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि ये आवर्ती फलन है, इसको पढ़ा था ये आवर्ती फलन है। ध्यान दीजिएगा टाइम के साथ, टाइम ज्यो ज्यो आगे बढ़ रहा है त्यों त्यों एफ टी की वैल्यूज में परिवर्तन को आप देखिए। सिर्फ ए से ए 0, माइनस ए 0, फिर ए 0 माइनस ए 0 ए, वापिस ए पे आ गया। फिर यहां 0 था, फिर से 0, यहां माइनस ए था, माइनस ए, फिर 0 था 0, फिर ए है, फिर ए। यानी कि एक चक्र में जो पहले चक्र में इसने अपने मान रखे हुए थे, दूसरे चक्र में ये उन्हीं मानों के साथ अपनी वैल्यूज को, उन्हीं मानों को रिपीट कर रहा है। इसलिए एफ टी क्या है, एक आवर्ती फलन है जो समय के साथ एक निश्चित समय अंतराल के बाद, देखिए यहां पर टाइम टी है, यहां टाइम 0 था, वैल्यू कितनी थी ए, पूरा एक चक्र लगाने में लगा समय, आवर्तकाल टी है, टी पर वैल्यू कितनी है ए। दूसरा चक्र लगाने के बाद समय कितना हो गया 2t, 2 आवर्तकाल हो गए, 2 चक्र कंप्लीट हो गए इसलिए 2 आवर्तकाल हो गए, वैल्यू कितनी है ए। तो प्रत्येक एक चक्र के बाद पुनः पुनः ये फलन अपने मानों को दोहरा रहा है, इसलिए ये आवर्ती फलन है, इसलिए ये पीरियोडिक फंक्शन है। इसलिए चूंकि ये अपने मानों को बार बार दोहरा रहा है, इसलिए ये आवर्ती फलन है। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। वंदे मातरम।